जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप गुड सब? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी अच्छे हैं गुड सर, आप कैसे हैं? इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया, एकदम हमेशा की तरह मस्त बिंदास। जी, देखिए, थैंक यू सर। पब्लिक की डिमांड पे जो है वापस सीआरपीसी पे हम लोग आ गए हैं, क्योंकि एपीओ का अभी नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है और बहुत संभव है कि अभी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें अभी पुराने वाले एक्ट ही चलेंगे, है ना? तो सर अभी फिर आप ये सर अभी कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा एक्ट है तो जल्दी हो जाएगा। अरे बाद फिर सीआरपीसी चलना था ऐसे। एक्चुअली अब आप लोगों की ही मत थी कल क्लास में कि सर एविडेंस, सर सॉरी, अभी ये शुरू हुआ है तो क्योंकि ये छोटा है तो उस वो थोड़ा लंबा टाइम ले लेगा। नहीं इतना भी ये छोटा अभी नहीं हुआ है है तो वो। इसके दो पार्ट हैं। यह है कि एक पार्ट हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन चलिए आज सीआरपीसी, चूँकि हम लोग बैठे हैं तो सीआरपीसी का मूड है। सर सीआरपीसी, जी सर सीआरपीसी कराते हैं या आप। तो आप ऐसा कर लें कि हफ्ते में 3 दिन सीआरपीसी कर लें, 3 दिन कॉन्ट्रैक्ट कर लें। सर ये ठीक रहेगा, ऐसा कर लेते हैं सर। दोनों चीजें हो जाएंगी। तो दोनों दोनों मत के लोग जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। बीच का रास्ता निकालना तो हमेशा आसान रहता है, क्यों? तो चलिए, वो तो जैसे भी तय लेकिन की। सर तीन तीन दिन क्लास रख के ये सीआरपीसी तो नहीं कंप्लीट हो पाएगी, ये तो काफी टाइम लेगी। अच्छा, चलो, ये डिस्कस का मुद्दा है, ये आप लोग ग्रुप में तय कर लीजिएगा। जैसे भी जो भी व्यवस्था बनेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट सेक्शन हमने सीआरपीसी में कौन सा पढ़ा था, कल्पना? सर 133 पढ़ाइए। 133 शुरू करना है ना? जी सर। यस सर। हाँ, पब्लिक न्यूसेंस पे हम लोग आ गए थे और हम जो है अध्याय 10 देख रहे हैं सीआरपीसी का, जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के संबंध में ये अध्याय बात कर रहा है। और इसका पार्ट ए हम पढ़ चुके हैं और इसका पार्ट बी जो है वो बात करता है पब्लिक न्यूसेंस की। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा आप पहले डिस्कस कर लें कि व्हाट इज़ पब्लिक न्यूसेंस। तो क्या होता है पब्लिक न्यूसेंस, एनू? जी, एनू, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ पब्लिक पब्लिक न्यूसेंस। न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस ये है कि कोई भी इलीगल परमिशन के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य किया जाए जिसमें किसी भी पब्लिक प्लेस को या किसी भी पब्लिक प्लेस में या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को किस तरह से डैमेज किया जाता है या आईपीसी में हम पब्लिक न्यूसेंस पढ़े थे, कल्पना, कहाँ पढ़े थे? उस 68 में पढ़े थे सर। सर धारा 268। हाँ, 268 जो है वो लोक न्यूसेंस की बात वहाँ करता है। तो ये 133 बात कर रहा है कि न्यूसेंस को हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर पास किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। ठीक है? तो ये कह रहा है कि वैन एवर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence if any as he thinks fit considers। तो देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए कौन कौन एम्पावर्ड हैं, किसको शक्ति प्रदान है, कौन कौन इसको आदेश कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए। ये मेंस में भी पूछा जाता है 133, ये प्री में भी पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन है, ये कह रहा है जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट
का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य यदि कोई हो लेने पर जैसा वह ठीक समझे यह विचार है कि। तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? 3 लोग बताए गए हैं। कल्पना, कौन बताए हैं? सबसे पहले कि जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा है कि उपखंड मजिस्ट्रेट, तीसरा है कि कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त स्पेशली पावर दी गई हो। सदब क्लियर है? जी सर। जी सर। तो ये 3 लोग आपको अगर मिलेंगे तो इन 3 लोगों के लिए तो आपकी यस है कि हाँ ये कर सकते हैं। नेगेटिव सवाल भी पूछा जा सकता है, कौन नहीं कर सकता। 3 ये दे देंगे, एक चौथा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट दे देंगे। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट है नो पावर। 133 में न्यायिक मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है। किसे किसे पावर है अमित? जी सर। किसे किसे पावर है 133 में? सर मैं थोड़ा बाहर था, अभी आया हूँ मैं। ओके। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पब्लिक न्यूसेंस को हटाने का कंडीशनल ऑर्डर करने की पावर किस किस अधिकारी को है, और इस बाबत कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। प्रीलिम्स में, मेंस में भी ये सवाल आ जाता है पब्लिक न्यूसेंस के विषय में। तो 3 अधिकारी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन है एनू बताएगी, अमित समझ जाएंगे फिर। सर डीएम, एसडीएम और कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें साथ में एक चीज़ और जोड़नी है आपको कि जो अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको राज्य सरकार द्वारा विशेषतः सशक्त किया गया हो इस निमित्त। स्पेशली पावर्ड। हाँ, उसको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया हो कि आपको ये पावर है, और नहीं तो सामान्यतः डीएम को और एसडीएम को ही ये पावर है। और यदि किसी विशेष किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड किया गया हो। क्लियर है सदब? और यस सर। अब ये ABCDEF ये बता रहा है कि क्या क्या स्थितियां हैं। ये कह रहा है दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस और फ्रॉम एनी वे, रिवर और चैनल विच इज़ और मे बी लॉफुली यूज्ड बाय द पब्लिक। तो सबसे पहला जो इसका क भाग है, ये कह रहा है कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जल सरणी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। तो यदि उसको ऐसी रिपोर्ट से ये लगता है कि वास्तव में ऐसी कोई बाधा है जिसको हटाया जाना चाहिए, तो ये अधिकारी, जो 3 अधिकारी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये ऐसा कंडीशनल ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इसको तुरंत हटाइए। और वो उसको सूचना कैसे होगी अधिकारी को? कल्पना। सर पुलिस रिपोर्ट पर या अन्य व्यक्ति द्वारा? हाँ, तो पुलिस रिपोर्ट एक तरीका तो ये है कि संबंधित थाना कोई रिपोर्ट बना के सूचना दे मजिस्ट्रेट साहब को कि सर ऐसे ऐसे फला रोड पर जो है इस प्रकार का न्यूसेंस हो रहा है, उसको हटवाने का आदेश कीजिए। और या फिर जो अन्य इतला जो है, वो अन्य इतला किसी भी सोर्स से हो सकती है। कोई प्राइवेट व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। भाई मान लीजिए लोक समस्या है, आपको लगता है आप जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आप भी ऐसी एक सूचना वहाँ दे सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे व्यवस्था हो रही है। तो फिर मजिस्ट्रेट उसमें चाहे वो थोड़ा इंक्वायरी करा सकते हैं। वो कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई साक्ष्य यदि कोई हो लेने पर, मतलब डायरेक्टली केवल रिपोर्ट पे आंख मूंद के विश्वास करे ये भी ज़रूरी नहीं है। वो चाहें तो उस बाबत कोई साक्ष्य भी ले सकते हैं। इज़ दैट क्लियर सदर? यस सर। हाँ। बी पार्ट कह रहा दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्केंडाइज इज इंजूरियस टू द हेल्थ or physical comfort of the community, and that in consequence such a trade or occupation should be prohibited or regulated, or such goods or merchandise
शुड बी रिमूव्ड और द कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटेड। और ये कह रहा कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है, या परिणामतः ऐसा व्यापार और उपजीविका प्रतिषिद्ध और विनियमित की जानी चाहिए, या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए, या उसको रखना विनियमित कर दिया जाना चाहिए। समझ आया कुछ बी पार्ट क्या कह रहा है? कोई इस प्रकार का ट्रेड या ऑक्यूपेशन है, व्यापार है, उपजीविका है, जो किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है। इस प्रकार का कोई आइटम जो कि समाज के लिए क्या हो सकता है? अहितकारी हो सकता है। तो वैसी अवस्था में अगर कोई रिपोर्ट मिलती है कि भाई फला व्यक्ति ने इस प्रकार इस स्थान पर इस प्रकार की उपजीविका, इस प्रकार का ट्रेड किया जा रहा है जिससे कि सोशली सामाजिक वहाँ लोगों को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी वस्तु को या तो हटा देने का आदेश कर देना चाहिए 133 के अधीन, या फिर उसको रेगुलेटेड करे, उसकी मात्रा निश्चित करे जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। क्लियर है नु? जैसे सर ये एक्सप्लोजिव को बोला, हाँ। ये शादियों के लिए बारूद वगैरह बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार का, हाँ, इसको रेगुलेट किया जाता है इसके लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी घटनाएं आप देखते होंगे कि इस प्रकार जहाँ कहीं आपने सुना होगा कि पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई और आसपास के घर ध्वस्त हो गए, लोग मर गए। तो ये सब व्यवस्थाएं क्या है? ये चोरी छिपे पुलिस प्रशासन से साठ गांठ करके, है ना। ऐसा नहीं है कि पुलिस की नॉलेज में ये मामले नहीं होते, लेकिन वहाँ हफ्ते और महीने बंद जाते हैं और सारे काम चलते रहते हैं। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। कह रहा दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस एज इज लाइकली टू ओकेजन कन्फिग्रेशन और एक्सप्लोजन शुड बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड। और ये कह रहे हैं कि किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और डी कह रहा दैट एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री इज इन सच कंडीशन दैट इट इज लाइकली टू फॉल एंड देयर बाय कॉज इंजरी टू पर्सन्स लिविंग और कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेबरहुड or passing by, and that in consequence that the removal, repair or support of such building, tent or structure or the removal or support of such tree is necessary। ठीक है, ये कह रहा है कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है, कोई भवन भी हो सकता है, तंबू भी हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, संरचना, या कोई वृक्ष भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी दशा में है कि संभाव है कि वह गिर जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सी पुराने वृक्ष हो रखे हैं और वो जर्जर अवस्था में है। कोई स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसके गिरने की संभावना है, कोई भवन ऐसा है, पुराना भवन हो रखा है कि जो हो सकता है कि गिर जाए और गिरने से जो है वहाँ जान माल का नुकसान हो जाए। तो वैसी अवस्था में क्या होगा, तो और पड़ोस में रहने या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना या ऐसे वृक्ष को हटाना और उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है। आलम्ब क्या समझते हैं आप? आलम्ब शब्द आ रहा है सपोर्ट सर, जो उसको सपोर्ट लगाते हैं। हाँ भैया, नीचे से कुछ कोई बल्ली वगैरह लगा के उसे सपोर्ट दे दी जाए कि भाई ये थमा रहे, ना गिरे, है ना। तो ये बात कह रहा है। और ई पार्ट कह रहा है कि दैट एनी टैंक, वेल और एग्जीक्यूशन एडजेसेंट टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेस शुड बी फेंस्ड इन सच मैनर एज टू द प्रिवेंट डेंजर अराइजिंग टू द पब्लिक। और वो कह रहा है कि ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्व किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। क्या समझ आया भाई इससे? जी हाँ जी। तो कांटे या तार या कोई ऐसा लगा देते हो ऑब्स्ट्रक्शन
जिससे कि कोई उसको पार ना कर सके आसानी से, एक रोक लगा देते हैं। जैसे पशुओं के कहीं कोई तालाब है उसमें कोई पशु ना गिर जाए, ऐसी जगह है तो उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं। हाँ, ये कह रहा है, तारबंदी एक तरह से ये कह रहा है कि अगर कोई मान लीजिए कोई खुदाई तालाब की, कुएं की या कोई और एग्जीक्यूशन चल रहा है ना, तो वहाँ, और वो ऐसे स्थान पे चल रहा है कि आम जनता आसपास से होकर गुजरती है, तो ऐसी अवस्था में वहाँ उनको फेंसिंग करनी चाहिए, ऐसी रुकावट लगानी चाहिए कि कोई व्यक्ति उसमें ना जा गिरे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे केस ऐसे सुने होंगे कि कहीं बोरिंग वे जो है वो बोरिंग में बच्चा गिर गया। एक याद होगा आपके, प्रिंस नाम का एक बच्चा गिरा था बहुत पहले, जी सर। और प्रिंस को बचाया गया था, बड़ा जद्दोजहद सेना तक तैनात करनी पड़ी थी, और बहरहाल सेना ने बचा लिया था प्रिंस को। और फिर प्रिंस के घर वालों को इतना मालामाल कर दिया था लोगों ने, बहुत पैसा उनको मतलब कि दान में लोगों ने दिया था। हालांकि उसके बाद बहुत बच्चे बोरवेल में गिरे हैं, उनको इतना कोई सपोर्ट जो है वो पब्लिकली उसके बाद नहीं मिला। वो एक्चुअली पहला ऐसा वेल नोन केस था, याद आ गया होगा आप लोगों की, शायद हरियाणा में कहीं का मामला था। मीडिया ने ही सर वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। हाँ। और उसको एकदम टीवी पे बहुत ज़्यादा पूरा टेलीकास्ट किया था। मतलब कि ऐसा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि बस वो जो सेना तो बेचारी अपना काम कर रही थी, वो कैमरे वाले ये सोच रहे थे कि हम भी प्रिंस के पास ही चले जाएं, वहाँ उस रस्सी में बंध के। मतलब वो ये सोच रहे थे कि सेना से आगे हम पहुंच के वीडियो बना लें। हाँ, कई बार तो ये लोग बड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं ऐसी अवस्था में ना। इसमें कई घटना हुई, कई बच्चे फिर एक्सपायर हुए, कोई ज़्यादा फिर उसको ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, और ज़्यादातर रोड पे लगा देते हैं ना आगे कि कार्य प्रगति पर है, बिल्कुल। और वो एक पट्टी सी लगा देते हैं, बिल्कुल भाई कृपया सावधान, आगे कार्य प्रगति पर है जी। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं। हाँ, तो एफ पार्ट कह रहा है 133 का एफ पार्ट कह रहा है दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉयड, कन्फाइंड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। और वो कह रहा है कि किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट किया जाना, प्रलुब्ध किया जाना या उसका अन्यथा वयन किया जाना चाहिए। देखते हैं अभी आप खबरें सुन रहे होंगे बिजनौर साइड में कि गुलदार जो है वहाँ आ गया है। गुलदार नाम का एक वो होता है ना, ये चीता टाइप एक पशु होता है जंगली, तो इस टाइप का Yes, sir. हाँ, वो नरभक्षी हो गया है एक्चुअली, है ना। बिग कैट ही होती है, लेकिन हाँ। ये इन्हीं की एक स्पीसीज है वो। हाँ, ये सारी एक ही वो है एक ही ये। कैटेगरी की लोग। हाँ, ये टाइगर, चीता टाइगर हो गया, वगैरह ये प्यूमा सारी हो गया, है ना, टाइगर। तो ये सब मसले जो है, टाइगर से छोटा, बिल्ली से बड़ा, हाँ, बीच का है। बस बस बस। हाँ, ये पूरी इनकी जो है पूरा कुनबा है इनका। तो ये कह रहा है सच मजिस्ट्रेट मे मेक अ कंडीशनल ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस और कैरिंग ऑन सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग एनी सच गुड्स और मर्केंडाइज और owning, possessing or controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation or owning or possessing such animal or tree within a time to be fixed in the order। तो कह रहा कि तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले ऐसे जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उस आदेश में नियत किया जाए वह क्या करेगा, टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस, ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दे। ठीक। नंबर 2, टू डिसिस्ट फ्रॉम कैरिंग ऑन
or to remove or regulate in such manner as may be directed such trade or occupation, or to remove such goods or merchandise, or to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed। और कह रहा कि ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे जैसी निर्दिष्ट की जाए, अथवा ऐसे माल या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसा निर्दिष्ट किया जाए। समझ आ गया भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? और नंबर 3 कह रहा है टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग और टू अल्टर द डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंस। ऐसे भवन या निर्माण रोके या बंद करे या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे। अथवा 4 टू रिमूव रिपेयर और सपोर्ट सच बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर और टू रिमूव और सपोर्ट सच ट्रीज। और ये कह रहा है कि ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटा दे, ठीक है, या उसकी मरम्मत करा दे, ठीक, या उसमें आलम्ब लगाए तथा ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें भी आलम्ब लगाए। तो आदेश किसे किया जाएगा? आदेश उसे तो किया जाएगा जो ऐसी बिल्डिंग का मालिक है, ऐसे पेड़ का मालिक है, ऐसे स्थान का मालिक है, ठीक। तो उनको ऑर्डर किया जाएगा कि भाई आप इसकी व्यवस्था ऐसी करें कि जिससे लोग को इससे कोई हानि ना हो, नुकसान होने की संभावना नज़र आ रही है, इसको आप तुरंत ठीक कीजिए। और ये कह रहा टू फेंस सच। ये पण्य वस्तु क्यों डेंजरस कोई, तो उसके लिए तो जो अधिकारी है कोई, उस अधिकारी को ही आदेशित किया जाएगा, जैसे वन विभाग के हैं या जो संबंधित है, कहीं कैटल को पकड़ने वाले हैं, वो अगर उसका कोई ऑनर नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको तो व्यक्तिगत किया जाएगा, और कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है तो उसको तो फिर डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को कहा जाएगा। जैसे वो पशु के संबंध में है, तो पशु के संबंध में अगर ख़तरनाक पशु कोई ऐसा है जो जंगली पशु है, तो जंगली पशु किसी व्यक्ति का तो है नहीं, वो तो वन विभाग से, वन के क्षेत्र से निकल के आ गया इधर, तो उसके लिए वन विभाग को डायरेक्ट किया जाएगा। वहाँ हाथी पे बैठ के सर्च किया जा रहा है, उसको 4-5 हाथी बुलाए गए हैं, उन पे बैठ के ढूंढा जा रहा है गुलदार को। उसने कई लोगों को मार दिया वहाँ। आप लोग पेपर पढ़ते सर, हैं। ये पण्य वस्तु कौन सी होगी? पण्य वस्तु कौन सी होती है अमित जी? पण्य वस्तु पूछ रही है सदब, पण्य वस्तु क्या होती है? सब वाटर से रिलेटेड है। पण्यम का मुझे कंफर्म याद नहीं है जी। पण्य कहाँ आया है सदब? ये कह रहा है रिमूव सच, हाँ, सच गुड्स और मर्केंडाइज। यस सर, यस। हाँ, तो ये पण्य वस्तु कोई माल है या इस प्रकार का पण्य का मतलब ये है कि जो किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की अवस्था में कोई वस्तु हो, ठीक है ना भाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ही गोला बारूद के विषय में बात कर रहे थे कि उससे कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। और मर्केंडाइज शब्द से आई है, तो मर्केंडाइज शब्द कहाँ से आया है? मर्केंटाइल शब्द से आया है ना। व्यापार, उस संबंधित व्यापार किए जाने वाली वस्तु जो है, उस प्रकार की वस्तु पण्य वस्तु है, ठीक है। ऐसे माल या पण्य वस्तु को हटाए, उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए। समझे भाई? कोई ऐसा खतरनाक आइटम आप रखे हुए हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग उसी का देते हैं, या तो कोई इस प्रकार का केमिकल हो, है ना, तो जिससे नुकसान हो सकता है। भाई मान लीजिए आप तेज़ाब के व्यापारी हैं, सपोज कीजिए, और आपने तेज़ाब के टैंक ऐसे रख दिए खुले में रास्ते में, तो उससे आप आम जनमानस को खतरा है कि नहीं है? यस सर, है। एक घटना हुई थी हमारे बुढ़ाना साइड में। क्या हुआ कि लास्ट बसेस
कई बार निकल जाती हैं लोगों की, और जो इंटीरियर में स्थान होते हैं वहाँ पहुँचने के लिए शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद कुछ बसें वगैरह की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि कुछ लोग वेट में थे बस की, बस निकल चुकी थी, तो तभी एक ये DCM टाइप कोई गाड़ी आई, और उसमें क्या था कि उसमें एसिड के टैंक थे। एसिड जो है प्लास्टिक टैंक्स में रखा जाता है। तो उस DCM के कंडक्टर ड्राइवर ने 2 रुपये के लालच में कि भाई चलो किराया मिल जाएगा इन लोगों से, उन्हें उस टैंकों के ऊपर बैठा लिया, ठीक है। और आगे जाके क्या दुर्घटना हुई कि वो एक्सीडेंट उस गाड़ी का हो गया, और वो गाड़ी जब पलटी तो वो जो लोग एसिड पे बैठे हुए थे, एसिड उन प्लास्टिक के डिब्बे फट गए वो, है ना। और फटने के बाद किसी की आंख में एसिड चला गया, किसी की बॉडी पूरी खाल उतर गई, कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी उसमें। और एसिड भी ऐसा प्योर वाला एसिड था कि वो बिल्कुल झन्नाटेदार एसिड जिसे बोलते हैं, एकदम गंगा जल, जिसको वो फिल्म है ना, कौन सी है, जी कौन सी फिल्म है? एक घटना सर हमारे यहाँ पे भी हुई थी। हाँ। कि एक किसी ऐसे टैंकर में आग लग गई थी। हाँ तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव वो खाली था, एसिड का टैंक, हाँ। कैंटर। लेकिन एक गाड़ी वाले आए 4 लोग, हाँ और वो इतनी स्पीड से आ रहे थे तो उन पर कंट्रोल नहीं हुई, और उनकी गाड़ी उस टैंकर में जा घुसी, और वो बस। 4 लोग भी उसमें जल करके डेथ हो गई। उनका भी अंतिम क्रिया वहीं हो गई। हाँ, बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं भाई। तो हम कहाँ थे? हाँ, इसका 5th पार्ट हम देख रहे थे, टू फेंस सच टैंक वेल और एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में एक्सकेवेशन है और हिंदी में उत्कात है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को भाई? जी सदब। सर उत्कात तो समझ में आ रहा है क्या है ये। तो पूछ क्यों कुएं नहीं तो रहे? कुएं तालाब तो है अगर सर, इसी ये पे आने वाले थे मैं। तो खड्डे वगैरह खोद देते हैं, ये सदब 2 चीज तो आई गई है। सदब ये कह रही है कि सर मैं इसी पे आने वाली थी। एक हमारे मित्र हैं, वो वन साइडेड फ्रेंड है हमारे, जैसे वन साइडेड अफेयर होता है ना, यस यस तो साइड वाली कौन सी है सर? तो वो वन साइडेड फ्रेंड इस प्रकार से है कि उसे हम बचपन का मित्र है वैसे तो, लेकिन उसे हम फ़ोन करें तो हम ही करेंगे, ठीक है। और वो उठा ले फ़ोन तो उसका एहसान है ना। 10 बार फ़ोन करेंगे तो 10 में से 9 बार वो फ़ोन उठाएगा नहीं, 1 आध बार वो उठा लेगा। तो जैसे ही उठाता है तो हम उसको पहले तो धन्यवाद देते हैं फ़ोन उठाने के लिए, हाय हेलो बाद में, है ना। तो अगर वो कहीं मिलता है और उसे हम इस बात का उल्हाना देते हैं, मैंने कहा यार तेरे फ़ोन में बैक कॉल की सुविधा नहीं है क्या, या तुझे मिस कॉल नज़र नहीं आती, तो वो क्या कहता है, मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था, बस तू मिल गया। तो ऐसे ही सदब कह रही कि सर मैं इस पे आने ही वाली थी। एक्चुअली खुदाई, किसी चीज़ को खोदना, उसकी अंग्रेजी क्या होती है एनू? एनू Digging, सर सर यही होगी, एक्सकवेशन ही होगी, खुदाई को तो यही बोलते हैं। देखिए 2 प्रकार की खुदाई है, बल्कि 3 प्रकार की खुदाई है। एक तो खुदा की खुदाई है, एक अगर छोटे स्तर पे हम खोदते हैं, कोई गड्ढा खोद रहे हैं मामूली छोटा मोटा, तो उसको बोलते हैं डिगिंग, डिग करना, DIG, है ना, जो अमित ने बताया। लेकिन अगर एक बड़े स्तर पे कोई खुदाई की जाए तो उसे एग्जीक्यूशन बोला जाता है, उत्खनन, उत्खात। क्लियर है सदर? जी सर, हो गए सर। हाँ, तो जो बड़े लेवल की खुदाई होती है,
जेसीबी लगा के तालाब खोदा जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट डिगिंग। डिगिंग तो एक छोटा सा कोई गड्ढा आपने छोटा मोटा पेड़ लगाने के लिए आप कुछ खोद रहे हैं, तो दैट इज़ डिगिंग। और अगर बड़े स्तर पे मास स्केल पे खुदाई हो रही है तो दैट इज़ एग्जीक्यूशन। कल्पना क्लियर है? सर अभी आपने बोला ना वो खुदा, क्या खुदा की खुदाई, तो सर वो ये ना यहाँ भी खुदा और वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ मजदूर लगे खोदने के लिए। बिल्कुल। सही बात है। और हमारा सहारनपुर तो ऐसा हो रखा है भाई कि जिस तरफ निकल जाओ, मतलब हमारे यहाँ हम लोग एक्चुअली कौन सा सिटी है ये, स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी के चक्कर में सारा शहर खुदा पड़ा है, सीवर लाइन डाली जा रही है पूरे शहर में। तो आप पता लगता है कि आज इस रोड पे एग्जीक्यूशन चल रहा था, उधर से शांति हुई तो फिर दूसरा उखाड़ दिया, तो बड़ा टाइट हो रहा है मामला। और भैया 6th पार्ट कह रहा है कि इसका तो टू डिस्ट्रॉय, कन्फाइन और डिस्पोज ऑफ सच डेंजरस एनिमल इन मैनर प्रोवाइडेड इन द सेड ऑर्डर। ये कह रहा है ऐसे भयानक जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका वेलन करे जो उस आदेश में उपबंधित हो। ठीक है। डेंजरस एनिमल का मैं आपको एग्जांपल गुलदार के रूप में दे ही चुका हूँ फिलहाल, जो कि आज की हॉट न्यूज़ है इस साइड से, बिजनौर साइड से। बिजनौर में एक बार मेरठ में आ गया था भाई, मेरठ में आपने सुना होगा, मेरठ में भी घूम गया था एक बार। सर यही वाला, हाँ इसका ये समझ में आ गया कि इस जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करें, परिरुद्ध करें, लेकिन व्ययन कैसे होगा उनका, जीव जंतु का? व्ययन ऐसे होगा कि उसे उठा के जंगल में छोड़े आएंगे जहाँ उसकी जगह है। अच्छा, है ना। बहुत सारे ये नहीं देखा है जो आजकल बैल वगैरह घूम रहे, बैल बोलेंगे या सांड वगैरह, या कुछ डॉग हैं जो ऐसे हैं, उनको भी इधर उधर एस्केप कर जैसे देते हैं। इनके लिए भाई गौशाला की व्यवस्था की जा रही है कि भाई वहाँ इन्हें रखा जाए, है ना। और अब समस्या ये है कि हम ही लोग, लेकिन हाँ इनके लिए इन्फॉर्म किसको करना पड़ता है? क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत सारे छोड़ के गया है कोई, और वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। नहीं, छोड़ के गाय भी है और बड़े वाले बेल भी है, कोई स्पेशली तो सर उनको लेने नहीं गया यहाँ से। छोड़ के उन्हें कोई नहीं जाता, वो तो अपने आप भी घूमते फिरते आ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इन्हें छोड़ते तो हम ही लोग हैं भाई। हमारी गाय ने बछड़ा दे दिया तो इंसान बड़ी कुत्ती चीज़ है, घर में बेटी पैदा हो जाए तो मातम मनाते हैं, और गाय को बेटी पैदा हो जाए तो खुशी मनाते हैं। सही बात है। तो ये सेल्फिश, बहुत सेल्फिश है सर। अपनी स्वीट विल के हिसाब से चल रहे हैं, बस मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, है ना। तो वही गए हुए हैं यहाँ पर गाय। अभी अम्मी के साथ वाकया हुआ कि अम्मी हमारी जो है वो उसमें लेटती है, हम रूम में लेटते हैं, वो बरामदे में लेटती है, तो अंदर नहीं लेटती। तो अब हमारा क्या है, थोड़ा सा आगे से झगड़ा चला हुआ है, तो गेट वेट तो नहीं है हमारे यहाँ, तो वो गाय आकर के अम्मी के पास खड़ी हुई थी रात में। अच्छा। तो वो इत्तेफाकन भाई उठे, तो भाई ने उनको देखा, तो तब उसको बाहर छोड़ के आए, मतलब भगाया उसको, और वो उससे गई, वो मशक्कत करने के बाद तब से मेरी अम्मी अंदर लेटने लग गई। हाँ, अम्मी को वरना तो और इन्हें, हमारे बड़े बुजुर्गों को ना अंदर रूम में नींद भी नहीं आती। समस्या ये है ना, इनको बाहर खुले में सोने की आदत होती। जी हाँ, तब से अंदर शिफ्ट हुई, वरना आती ही नहीं थी। चलिए, गाय के डर से ऐसा संभव हुआ। और इफ़ ही ऑब्जेक्ट्स सो टू डू to appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at a time and place to be fixed by the order and show cause in the manner hereinafter provided, why the order should not be made absolute।
और वे कह रहे हैं कि अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है वह कौन वह कौन है ये? जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिसको ऑर्डर किया गया था। हाँ, जिनको ऑर्डर दिया गया। हाँ, तो कह रहा अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए। मतलब एक तरह से पहले तो वो इंट्रीम ऑर्डर जारी करेगा, जैसे आप देखते हैं 125 में इंट्रीम ऑर्डर हो जाता है और फिर फाइनल होता है। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसे बुला के पूछा जाएगा कि आप आएँ, हाजिर हों और अपना पक्ष रखें कि क्यों ना इस ऑर्डर को हम फाइनल कर दें। कल्पना क्लियर है? जी। और इसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल पूछा जाता है कई बार, तो आपको नेगेटिव जवाब देना है इसका। और ये कह रहा है कि नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन द सिविल कोर्ट। और मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से किए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो सिविल न्यायालय का यहाँ क्षेत्राधिकार बार है, उस पर प्रतिबंध है। क्लियर है सदर? यस सर। और ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया पावर ही है? नहीं है इनको, सर इनको पावर ही नहीं है एग्जीक्यूटिव। हाँ, नहीं, डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। उनको पावर तो नहीं है, और स्टेट का अपना मामला है ये। हाँ, उनको पावर तो नहीं है, लेकिन वो चूंकि सिविल कोर्ट है तो सिविल कोर्ट ऐसे मामलों पर जो है अगर यहाँ बाढ़ ना करें ना इसको, लग जाएगा वहाँ। अगर इसको बाढ़ ना करें यहाँ, तो वहाँ ऐसे आदेशों के खिलाफ लोग सिविल कोर्ट से जाके स्टे लेंगे, वहाँ से आदेश कराएंगे, वहाँ मामला लिटिगेशन में ले जाएंगे। और आप सिविल कोर्ट के मामलों को तो आप जानते ही हैं, दादा खरीदते पोता बढ़ते, एक बार वहाँ केस पड़ जाए तो बल्ले बल्ले है, कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। सही कह रहे हैं। लेकिन सिविल कोर्ट से आपको कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक तो बर्डन बहुत ज़्यादा है और फिर सिविल में जो है फाइल में से फाइल बनाना वकीलों की अदा है ना। सर हम घूम रहे हैं 84 से 1984 से हमारे फादर। तो बताइए 1984 से फादर घूम रहे हैं, तो अभी उनके जो पोते हैं वो भी लड़ेंगे इस केस को। बस सर अब हम लगे हुए कोशिश करने में कि कभी खत्म हो जाए इंशाअल्लाह, पोतों तक बात ना पहुँचे। और इसका स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, ये पब्लिक प्लेस के विषय में बता रहा है कि पब्लिक प्लेस होता क्या है। ये कह रहा है अ पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स आल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट, कैंपिंग ग्राउंड्स एंड ग्राउंड्स लेफ्ट अनऑक्यूपाइड फॉर सैनिटरी और रिक्रिएटिव पर्पसेस। तो स्पष्टीकरण कह रहा है कि लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति आएगी पब्लिक प्लेस में, पड़ावों के मैदान आएंगे, ठीक है, और स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं, पार्क वगैरह। स्वच्छता आमोद प्रमोद के मैदान ही तो होते हैं पार्क, वे वहाँ आप जाएं, घूमने जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारे मामले क्या हैं, ये पब्लिक प्लेस है। इज दैट क्लियर? एक केस नोट कर लीजिए, ताजमल पूनमचंद बुरद, ताजमल पूरनचंद बुरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1992 CRLJ 379। हेनु सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, ताजमल पूरनचंद बुरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1992 CRLJ 379।
ठीक है। यस जी सर। सर। इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कैन एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी सोर्स। मजिस्ट्रेट किसी स्रोत से प्राप्त सूचना पर कार्य कर सकता है। बिफोर पासिंग अ कंडीशनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 अ मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक एविडेंस बिकॉज द प्रोसीडिंग आर एंटायरली एक्स पार्टी, but the magistrate should record the evidence under this section before making the order absolute। क्या समझ आया? ये कहा है कि मजिस्ट्रेट किसी भी स्रोत से प्राप्त सूचना पर कार्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 133 के अधीन सशर्त आदेश पारित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्यवाही पूर्णतः एक पक्षीय है। किंतु मजिस्ट्रेट को आदेश आत्यंतिक करने के पूर्व इस धारा के अधीन साक्ष्य अभिलिखित करना चाहिए। क्या समझ आया सदब? सर साक्ष्य के लिए तो बाउंड नहीं है, लेकिन साक्ष्य लिया जाना जरूर चाहिए। नहीं, देखिए दो बातें हैं इसमें। अमित ये कह रहा है कि जब आप प्राइमरीली आदेश जारी करते हैं कंडीशनल, तब की अवस्था में आप जो है बिना एविडेंस लिए भी आदेश कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एब्सोल्यूट करें ऑर्डर को, तब आपको साक्ष्य लेना चाहिए। तो जो एक तरह से इंटरिम ऑर्डर जो शुरू वाला हो रहा है, उसे पारित करने के लिए आदेश एविडेंस की आवश्यकता, वहाँ एविडेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन जब उसको आप फाइनल करें, तब आप उसमें एविडेंस लेंगे। एनू क्लियर हो गया? यस सर। यानी सर आप अगर एक्शन लेना चाह रहे हैं तो विदाउट एविडेंस आप एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आपको तात्कालिक लेकिन अगर सूचना आपको- मिली, तात्कालिक सूचना किसी भी सोर्स से हो सकती है, पुलिस के सोर्स से हो सकती है, कोई प्राइवेट व्यक्ति के सोर्स से हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आदेश पारित कीजिए। आप जो कंडीशनल ऑर्डर पारित कर रहे हैं शुरू वाला, उसके लिए आपको साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो लें, ना चाहें तो ना लें। हाँ, आप वहाँ आपका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जब आप फाइनल उसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं ऑर्डर को, उससे पहले आपको एविडेंस लेना चाहिए। वहाँ आप एक्स पार्टी नहीं कर सकते कि बिना सुने दूसरी पार्टी को। ये नेचुरल जस्टिस का भी सिद्धांत है कि आप दोनों पक्ष को सुनोगे तो। क्यों कल्पना? ये सर ऊपर दिया हुआ है। जी सर। कोई आपत्ति करता है तो नेचुरल सुनिए। जस्टिस के 3 वो है ना पार्ट। जी। एक तो ये है कि वो बिना सुने आदेश नहीं होना चाहिए। उससे जो बड़ा कोई अधिकारी है वो छोटे के उसको नहीं सुनेगा। बिल्कुल। छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी, ठीक है नहीं। और एक तीसरा और है कि तीसरा कौन सा है? 3 पार्ट है नेचुरल जस्टिस के। और डी अल्ट्रम पार्ट है। बिल्कुल। आपको सुनवाई का अवसर, अपनी सफाई का अवसर दिया जाएगा। दिया जी जी। 134 कह रहा है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। ये कह रहा है द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट whom it is made in the manner herein provided for service of a summons। ठीक है। और नंबर 2 कह रहा है इफ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सर्व्ड सो सर्व्ड इट शैल बी नोटिफाइड बाय प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स डायरेक्ट and a copy thereof shall be stuck up at such place or places as may be fittest for conveying the information to such person। तो सर्विस के बारे में बात कर रहा है कि ऐसे आदेश की तामीला कैसे की जाएगी। ठीक, तो पहला पार्ट जो इसका कह रहा है कि आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध यह किया गया है यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबंधित है। जैसे समन जाता है नॉर्मली, तो समन भेजा जाएगा, उसको सूचित किया जाएगा समन से। और
नंबर 2 कह रहा है कि यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे, और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो इस व्यक्ति को इत्तला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इज दैट क्लियर? जी सर। पहले संबंध की तो भेजी जाएगी सूचना, हाँ। और अगर वो नहीं है तो फिर ऐसी भेजी जाएगी कि जो पब्लिकली सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो, चाहे गजट हो, चाहे पब्लिक प्लेस में कहीं ऐसी जगह हो कि जहाँ वो सबसे ज़्यादा विजिबल हो। और 135 कह रहा, पर्सन टू whom ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और शो कोज। तो कह रहा द पर्सन इज अगेंस्ट whom such order is made shall perform within the time and in the manner specified in the order the act directed thereby, or b appear in accordance with such order and show cause against the same। ये कह रहा कि जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। ठीक है, इज दैट ओके? शेल वर्ड है तो मैंडेटरी है उसके लिए। ये कह रहा कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है उस आदेश का निर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर और उस रीति से करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है। 133 का आदेश है कि ये सामान यहाँ से हटाइए, इस पेड़ को कटवाइए, इस दीवार की मरम्मत कराइए, रास्ते से ये अपना सामान हटा दीजिए, या जो आपने उत्खनन किया हुआ है इस पर बाड़ लगाइए। ठीक है, इस प्रकार का जो भी आदेश किया जाएगा उसके लिए मैंडेटरी है, और या फिर उस आदेश के अनुसरण में हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा। उसे कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करे, आके बताए आके। इज दैट क्लियर? और 136 कह रहा कंसिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। तो अगर वो व्यक्ति ऐसा करने में फेल होता है, असफल होता है, तो कह रहा है इफ सच पर्सन डज नॉट परफॉर्म सच एक्ट और अपीयर एंड शो कॉज ही शैल बी लायबल टू द पेनल्टी prescribed in that behalf in section 188 of the Indian Penal Code 45/86T and the order shall be made absolute। और वो कह रहा है कि अगर ऐसा करने में वो विफल रहता है तो 188 IPC के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो जो आदेश है उसको एक्स पार्टी एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा। क्यों सदब भाई, आप बुलाने पे हाजिर नहीं आ रहे हैं तो फिर थोड़े ही आप कह देंगे कि सर मुझे सुना नहीं गया। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। और भरत सर का कोई मैसेज है क्या? क्लास नहीं होगी। ओके, चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, गुड नाइट।